गाइस आइए हम शुरू करते हैं आज यूपी टेट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का वह हिस्सा जो सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन सा होता है। तो जो सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है सिगमंड फ्रायड का वो होता है ईड या होता है इदम, उसे कहते हैं। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार इदम ईड व्यक्तित्व का सबसे आदिम हिस्सा होता है जो जन्म से मौजूद होता है। यह सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि यह सभी इच्छाओं, चाहतों और ज़रूरतों की तत्काल संतुष्टि चाहता है। अगला क्वेश्चन है, टेबुला रासा कोरिस्लेट की अवधारणा किसने दी। तो टेबुला रासा कोरिस्लेट की अवधारणा दी थी जॉन लॉक ने। तो ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक का मानना था कि जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क कोरिस्लेट यानी टेबुला रासा के समान होता है, जिस पर अनुभव से ज्ञान लिखा जाता है। अर्थात बच्चे को जो कुछ भी सिखा दिया जाता है वो उसी तरह यथास्थिति उसको ग्रहण कर लेते हैं। अगला है, बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट का निर्माण किसने किया था। तो CAT का निर्माण किया था लियोपोल्ड बैलक ने। तो लियोपोल्ड बैलक ने 3 से 10 वर्ष के बच्चों के व्यक्तित्व मापन के लिए 1948 में CAT चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट का निर्माण किया था। भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं। तो भाटिया बैटरी उप परीक्षण में 5 उप परीक्षण होते हैं। तो CM भाटिया द्वारा निर्मित इस बुद्धि परीक्षण में कुल 5 उप परीक्षण जैसे कोह का ब्लॉक डिजाइन, अलेक्जेंडर पाल अलोंग आदि इसमें शामिल होते हैं। किस रक्षा युक्ति में व्यक्ति ठीक विपरीत व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो व्यक्ति ठीक व्यवहार प्रतिक्रिया निर्माण में करता है। तो प्रतिक्रिया निर्माण रिएक्शन फॉर्मेशन में व्यक्ति अपने वास्तविक विचारों या इच्छाओं को छिपाने के लिए उनके बिल्कुल विपरीत व्यवहार करता है, जैसे मन में नफरत पर बाहर से अत्यधिक प्रेम, ये दिखावे की भावना से करता है। अगला है, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन हैं। तो साखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक हैं नॉर्मन ए क्राउडर हैं, जबकि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक स्किनर माने जाते हैं। अगला है, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान NIHH कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान NHHI ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो समावेशी शिक्षा के प्रमुख संस्थानों में से एक श्रवण बाधित बहरेपन के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। डिसआर्थरिया एक प्रकार का गामक विकार, वाक विकार है, बोलने संबंधी अशुद्धि है, जिसमें तंत्रिका तंत्र की खराबी के कारण ओंठ और जीभ की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और बच्चा स्पष्ट बोल नहीं पाता है। अगला है, व्यक्तित्व का सोमैटोटाइप सिद्धांत किसने दिया था। व्यक्तित्व का सोमैटोटाइप सिद्धांत विलियम सेल्डन ने दिया था। विलियम सेल्डन ने शारीरिक बनावट सोमैटोटाइप के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, इन तीनों में बांटा है विलियम सेल्डन ने। और जॉर्ज मिलर द्वारा दी गई चकिंग तकनीकी में लंबी सूचनाओं जैसे फ़ोन नंबर को छोटे छोटे टुकड़ों चंक्स में बांटकर अल्पकालीन स्मृति मेमोरी में सुधार किया जाता है। अल्बर्ट बंडूरा ने आत्म प्रभावकारिता का संप्रत्यय दिया था, जिसका अर्थ है व्यक्ति का स्वयं की क्षमताओं पर यह विश्वास कि वह किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। अगला है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी है। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक ये जॉन डेवी की है। तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी ने 1916 में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है, जिसमें लोकतंत्र और बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को बताया गया है। अगला, जीन पियाजे ने नैतिक विकास के 2 स्तर बताए थे। एक है पर आयत्त नैतिकता जो बड़ों और नियमों से डर कर होती है, और दूसरा है स्वायत्त नैतिकता। अगला है, प्रतिभाशाली बच्चों को सामान्य कक्षा में उबाऊपन महसूस न हो, इसलिए उन्हें अधिक चुनौतीपूर्ण और विस्तृत पाठ्यक्रम संवर्धन कार्यक्रम दिया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र, जिसका अर्थ है पहले बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता मनोवैज्ञानिक के अनुसार पढ़ाना चाहिए, फिर विषय के तर्क की ओर
ले जाना चाहिए। अभिक्षमता परीक्षण व्यक्ति की जन्मजात अंतर्निहित क्षमता को मापता है, जिससे यह पता चलता है कि वह भविष्य में किस क्षेत्र से संगीत, इंजीनियरिंग, किस क्षेत्र में वो सफल होगा। अगला क्वेश्चन है आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक के लिए कार्य दिवस कितने हैं? तो आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक के लिए कार्य दिवस 220 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता वाली इस समिति ने स्कूली बच्चों के भारी बस्ते के बोझ को कम करने के लिए शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला है ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर क्या है? तो ब्लूम के संज्ञानात्मक स्तर का सर्वोच्च शिखर है मूल्यांकन, और इसका होता है प्रभाव, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो 6 बिंदु होते हैं। तो सबसे उच्च स्तर का है मूल्यांकन। तो बीएस ब्लूम ने 1956 में मूल वर्गीकरण में संज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन के 6 स्तरों में मूल्यांकन इवोल्यूशन को सबसे उच्च स्तर पर स्थित किया है। अगला क्वेश्चन है भारत में सहायक संधि की प्रणाली किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने शुरू की? तो सहायक संधि शुरू की थी लॉर्ड वेलेजली ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ने सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत की थी। इस संधि को स्वीकार करने वाले पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम 1798 था। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में 2 गुटों गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1907 में ताप्ती नदी के किनारे हुए कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष के पद के चुनाव को लेकर वैचारिक मतभेद इतने बढ़े कि कांग्रेस 2 दलों, नरम दल और गर्म दल, जिसमें लाल बाल पाल शामिल थे, में विभाजित हो गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। अगला है किसी उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को किसी लंबित मामले को उच्च प्राधिकारी को स्थानांतरित करने का निर्देश देने वाली रिट कौन सी है? तो वह उत्प्रेषण रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को तब जारी की जाती है जब वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करती है। इसके माध्यम से लंबित मामलों को ऊपर मंगा लिया जाता है या निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। अगला है भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अनुपातिक समय कितना अंतर होता है? तो भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच अंतर 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उसे उपराज्यपाल को उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जिस पर लोकसभा की साधारण सहमति आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की सूची शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में भारत की मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में विभिन्न संशोधनों द्वारा 22 भाषाएं हो गई हैं, जिसमें सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। इसमें पंजाबी, संस्कृत, सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अगला है बैरन द्वीप, जो भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ स्थित है?
तो बैरन द्वीप पर जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है वो है भारत और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है। यह पोर्ट ब्लेयर से उत्तर पूर्व अंडमान में स्थित है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। तो बैरन द्वीप पर जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है मैकाल पर्वत श्रृंखला। मैकाल पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वी विस्तार। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य और मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित है। इसी पर्वत श्रृंखला की अमरकंटक चोटी में नर्मदा और सोन जैसी प्रमुख नदियां निकलती हैं। अगला है इलायची की पहाड़ियाँ एलामलाई किन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? तो इलायची की पहाड़ियाँ दक्षिणी पश्चिमी घाट का हिस्सा है और भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमाओं के साथ फैली हुई हैं। यह क्षेत्र अपनी बेहतरीन इलायची, काली मिर्च और चाय की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे कम है? तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 660 वर्ग किलोमीटर है, जबकि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला है। अगला है कछुओं के संरक्षण के लिए स्थापित कछुआ वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो गंगा नदी के पानी को साफ करने और मांसाहारी कछुओं को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कछुआ वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1989 में की गई थी। यहाँ रामनगर किले से लेकर मालवीय पुल तक के गंगा क्षेत्र को संरक्षित किया गया है। अगला है राई नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बेड़िया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है? तो राई नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक बेहद लोकप्रिय और ऊर्जावान लोक नृत्य है। इसे मुख्य रूप से बेड़िया जनजाति की महिलाओं द्वारा मोर की भांति तेज गति से चक्कर लगाते हुए किया जाता है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की साक्षरता दर राज्य में सबसे कम लगभग 46.74%, जबकि श्रावस्ती वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। वह परिघटना क्या कहलाती है जिसमें एक खाद्य श्रृंखला में लगातार उच्च पोषण स्तरों पर विषैले रसायनों की सांद्रता बढ़ती जाती है? तो जब कीटनाशक जैसे डीडीटी या भारी धातुएं पानी या मिट्टी से आहार श्रृंखला में प्रवेश करती हैं तो उच्च पोषण जैसे पक्षी या इंसान तक पहुंचते पहुंचते उनकी सांद्रता मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। 1987 में प्रकाशित ब्रंटलैंड रिपोर्ट मुख्य रूप से किस अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए जानी जाती है? ब्रंटलैंड अवधारणा 1987 में विश्व पर्यावरण और विकास आयोग WCED द्वारा अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट में पहली बार दुनिया भर में सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को परिभाषित और लोकप्रिय किया गया। 2013 में अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि मीनामाता कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को किसके प्रतिकूल प्रभावों से बचाना है? तो मीनामाता कन्वेंशन एक वैश्विक पर्यावरण संधि है जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में पारे, मरकरी और उनके जहरीले यौगिकों के उत्सर्जन को कम करना और मानव स्वास्थ्य को मीनामाता जैसी गंभीर बीमारियों से बचाना है। अगला निम्नलिखित में से किसे जैव विविधता के लिए ex situ बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि माना जाता है? जब किसी संकटग्रस्त जीव या पौधों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे ex situ संरक्षण कहते हैं। वनस्पति उद्यान, बायोलॉजिकल गार्डन्स, चिड़ियाघर जूज और विश्व बैंक सीड बैंक्स इसके प्रमुख उदाहरण हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में कीटोन प्रजाति क्या होती है? तो कीटोन प्रजाति
ऐसी पारिस्थितिक तंत्र की वह महत्वपूर्ण प्रजाति है जो भारी संख्या में भले ही कम हो, लेकिन उस पूरे तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। यदि इस प्रजाति को हटा दिया जाए तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र ढह जाता है, जैसे वनों में बाघ या शेर। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गंभीर रूप से संकटग्रस्त हंगुल कश्मीरी हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित दाचिंगाम राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में हंगुल कश्मीरी स्टैग का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। हंगुल लाल हिरण की एक बहुत ही सुंदर और दुर्लभ उपप्रजाति है जो अब अत्यधिक संकटग्रस्त है। न्यूमोकोनियोसिस, जिसे ब्लैक लंग डिजीज एक गंभीर श्वसन रोग है जो सबसे अधिक किस श्रमिकों में पाया जाता है? तो न्यूमोकोनियोसिस या ब्लैक लंग डिसीज एक व्यावसायिक श्वास रोग है। यह बीमारी उन मजदूरों में होती है जो लंबे समय तक कोयले की खदानों कोल माइंस में काम करते हैं और लगातार कोयले की धूल में सांस लेते हैं, जिससे उनके फेफड़े काले और खराब हो जाते हैं। मानव आँख का कौन सा भाग अपने आकार को समायोजित करके उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो है आँखों में बीच में मौजूद काले रंग के छोटे से छिद्र को पुतली प्यूपिल कहते हैं। परितारिका आइरिस की मदद से यह पुतली तेज रोशनी में सिकुड़कर छोटी हो जाती है और कम रोशनी में फैलकर बड़ी हो जाती है, जिससे आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित रहती है। एक समुद्र विज्ञान परिघटना जिसमें गहरे समुद्र से ठंडा पोषक तत्वों से भरपूर पानी सतह पर आ जाता है, क्या कहलाती है? तो कहलाती है अपवेलिंग। अपवेलिंग एक ऐसी समुद्री प्रक्रिया है जिसमें हवाएं समुद्र की सतह के गर्म पानी को हटा देती हैं और उनकी जगह गहरे समुद्र का ठंडा पानी, पोषक तत्वों, नाइट्रोजन और फास्फेट से भरपूर पानी ऊपर आ जाता है। यह प्रक्रिया मछलियों और समुद्री जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। किस विटामिन को रासायनिक रूप से टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है और जो मानव शरीर में एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? तो विटामिन ई, जिसका वैज्ञानिक या रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, यह वसा में घुलनशील विटामिन है जो हमारी कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से बचाने के लिए एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। पारंपरिक टोडा कढ़ाई, जो सफ़ेद कपड़े पर अपने आकर्षक लाल और काले पैटर्न के लिए जानी जाती है, किस राज्य की जनजातियों के मूल निवासी हैं? तो टोडा कढ़ाई नीलगिरी की पहाड़ियों, तमिलनाडु में। पारंपरिक टोडा कढ़ाई जो सफ़ेद कपड़े पर अपने आकर्षक लाल और काले पैटर्न के लिए जानी जाती है, किस राज्य की जनजातियों के लिए मूल निवासी हैं? टोडा कढ़ाई नीलगिरी की पहाड़ियों, तमिलनाडु में निवास करने वाली टोडा जनजातियों की महिलाओं द्वारा की जाने वाली एक अनोखी हस्तकला है, जिसमें सफ़ेद सूती कपड़ों पर लाल और काले धागे से बहुत ही बारीक ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जाती हैं। प्राचीन और आधुनिक समुद्री यात्रा के संदर्भ में सेक्सटेंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो समुद्री यात्रा नेविगेशन में नाविकों द्वारा जहाज़ों की सटीक स्थिति, अक्षांश और देशांतर का पता लगाने के लिए सेक्सटेंट नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह उपकरण सूर्य, चंद्रमा या तारों और क्षितिज होरिज़ोन के बीच के कोण एंगल को मापता है। फमंगपुई चोटी, जो स्थानीय लोगों द्वारा अत्यधिक पूजनीय है और जिसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो फमंगपुई भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है, 2157 मीटर है। इसे आमतौर पर ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो अपनी समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के लिए प्रसिद्ध है।
जापान जैसे क्षेत्र जहां ज़्यादा लगातार भूकंप और भारी बारिश होती है, क्षति को कम करने के लिए पारंपरिक रूप से किस प्रकार के घरों का पक्ष लेते हैं? तो जापान जैसे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोग पारंपरिक रूप से अपने घर कंक्रीट या भारी ईंटों के बजाय हल्की लकड़ी और बांस से बनाते हैं। लकड़ी लचीली होती है और झटके सह सकती है, और यदि घर गिर भी जाए तो जान माल का नुकसान कम होता है। भारी बारिश और बर्फ से बचाव के लिए छतें, ढलान, स्लैटिंग बनाई जाती हैं। मानव रक्त में थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का प्राथमिक कार्य क्या है? मानव रक्त में थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स का प्राथमिक कार्य। मानव रक्त में पाए जाने वाले थ्रोम्बोसाइट्स को आमतौर पर प्लेटलेट्स कहा जाता है। जब भी शरीर में कोई चोट लगती है, खून बहने लगता है, ये प्लेटलेट्स तुरंत उस स्थान पर जमा होकर जाल क्लॉट बना लेती हैं, जिससे खून का बहना रुक जाता है। डेंगू जैसी बीमारी में WBC की संख्या तेजी से कम हो जाती है। दूध के पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर द्वारा खोजी गई पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को एक निश्चित समय के लिए 70 से 72 अंश सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दूध के स्वाद और पोषण को बचाए रखते हुए उनमें मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को, जो रोगजनक बैक्टीरिया, उनको नष्ट करना होता है। कौन सा परीक्षण पूर्व निर्धारित मानक के विरुद्ध छात्रों का आकलन करता है? तो वह निकष संदर्भित परीक्षण। निकष संदर्भित परीक्षण जिसमें छात्र की तुलना दूसरों से नहीं की जाती, बल्कि एक तय कट ऑफ या मानक, जैसे यूपीटेट में पास होने के 90 अंक निर्धारित है, से की जाती है। अगला है बुद्धिशीलता मुख्य रूप से किस चिंतन को विकसित करती है? बुद्धिशीलता ओसबॉर्न द्वारा दी गई ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि छात्रों की एक समस्या के अनेक नए रचनात्मक समाधान सोचने की आज़ादी देती है, जो अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जो स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो वह सहायता से कर सकता है के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख अवधारणा है। यह उन कार्यों की श्रृंखला को संदर्भित करता है जिन्हें एक बच्चा अभी तक अकेले नहीं कर सकता है, लेकिन वयस्कों या अधिक कुशल साथियों के मार्गदर्शन और सहायता से करना सीख सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में 8 प्रकार की बुद्धि शामिल है: भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, शारीरिक, गति संवेदी, संगीतिक और अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक और प्रकृतिवादी सृजनात्मक बुद्धि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। बुद्धि सिद्धांत का हिस्सा है, गार्डनर का नहीं है। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत किस अवस्था में एक किशोर पहचान बनाम भूमिका भ्रम के संकट का अनुभव करता है? तो एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की 5वीं अवस्था, जो किशोरावस्था, लगभग 12 से 18 वर्ष के दौरान होती है। पहचान बनाम भूमिका भ्रम है। इस चरण के दौरान किशोर अपनी स्वतंत्रता का पता लगाते हैं और आत्मबोध विकसित करते हैं। एक छात्र नकद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, यह उसका उदाहरण है। बाह्य अभिप्रेरणा का। बाह्य अभिप्रेरणा उस व्यवहार को संदर्भित करती है जो धन, समृद्धि, ग्रेड और प्रशंसा जैसे बाहरी पुरस्कारों से प्रेरित होती है। छात्र सीखने के आंतरिक आनंद के लिए नहीं, बल्कि एक बाहरी पुरस्कार, नकद पुरस्कार के लिए अध्ययन कर रहा है। मैस्लो के अनुसार पदानुक्रम में सबसे बुनियादी आवश्यकता कौन सी है? तो अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम अभिप्रेरणा का एक सिद्धांत दिया, जिसमें बुनियादी स्तर में भोजन, पानी, नींद और आश्रय जैसी शारीरिक आवश्यकताएं शामिल होते हैं। इन आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद ही व्यक्ति अगले स्तर पर जाता है। एक बच्चा लगातार बी और डी में और वाज और शाह में भ्रमित रहता है। यह लक्षण है डिसलेक्सिया का पठन विकार। डिसलेक्सिया एक विशिष्ट पठन विकार है जो मुख्य रूप से सटीक और
धारा प्रवाह शब्द पढ़ने और वर्तनी में